एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9.3 पेज नंबर 121 डिस्कस करते हैं। पढ़ के देख लीजिए क्वेश्चन। अ मोटर कार इज मूविंग। पहली बात, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन करना है उसका डायग्राम बनाना है, जैसा आपसे बन जाए वैसा। ऐसा नहीं कि कार ही बनाने में लग गया आधे घंटे। सिर्फ कार मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, और इसको लगते हैं 4 सेकेंड। तो बाद में जाकर के ये रुक जाती है। ये कराया तो था ऐसा क्वेश्चन बेटा। 1000 किलो की ये है, तो इस पे कितना फोर्स लगा होगा ब्रेक के थ्रू की ये रुकी। यानी कि फोर्स कैलकुलेट करना है ना, क्या कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास है 1000 किलो, एक्सेलरेशन मेरे पास निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो सिंपली अब एक्सेलरेशन सोचो, आपने पढ़ा कहां होगा, पढ़ा है हमने। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें एक सिस्टम में काम करना होता है, वो सिस्टम जिसमें मास किलोग्राम में, स्पीड लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपने मास किलोग्राम में रखा है, तो लेंथ आपके पास आएगी मीटर पर सेकंड में। यानी कि किलोमीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ये मैंने सिखाया भी था। 108 किलोमीटर को मीटर में, आवर्स को 60 इंटू 60 सेकेंड में। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आता है 5/18, यानी कि 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं। डायरेक्ट ये याद कर लो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, इंटू 5/18, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहां रख दूंगा मैं 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड में है इसलिए सेकंड में। तो ये हो गया -30/4। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन है। तो 4000 इंटू -30/4 न्यूटन। यानी कि माइनस साइन बताएगा कि ये अपोजिंग फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आंसर हो गया 7500 न्यूटन। क्या दिक्कत है इसमें गर्वित, बताना जरा मुझे। हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हमने पहला लॉ लिखवा दिया था। ओके, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखवाया था, कहता है कि देखो लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, उसमें जरा सा भी चेंज उसको बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगा, उसमें चेंज नहीं करो आप। वो ये चाहता है, अगर रुका है तो रुका रहना ही चाहता है। तो यानी कि एन ऑब्जेक्ट will try to remain in its initial condition until unless it experiences some external unbalanced force. Okay, क्या मतलब है, इस फर्स्ट लॉ से एक फिजिकल क्वांटिटी हमने निकाली, इनर्शिया। फर्स्ट लॉ से जिस चीज को डिफाइन करा गया वो था इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहलाता है, अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस मतलब मर्जी नहीं है, ढीठपना, ढीठपने को बोलते हैं अनविलिंगनेस। क्या, अब सपोज करो एक साइकिल रिक्शा है, आपने उसको धक्का मारा, रुका हुआ था तो अपनी पोजीशन में चेंज ही नहीं करना चाह रहा था, आपने धक्का मारा वो आगे चला गया। अब एक ट्रक खड़ा है,
आपने धक्का मारा, वो आगे ही नहीं गया। क्यों भाई, क्यों नहीं गया? जब रिक्शा आगे चला गया तो ट्रक भी आगे चला जाना चाहिए था। अंतर है, रिक्शे का मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है। छोटी सी चीज को धक्का दोगे तो वो चली जाती है, लेकिन कोई हैवी चीज है तो नहीं जाती। ठीक है, अगर एक रिक्शे वाला आ रहा है और आपको टक्कर मारी, या यूं मानो कि एक साइकिल वाला आ रहा है, साइकिल वाले ने टक्कर मारी, आप गिर गए, साइकिल भी रुक गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत लगी, काम खत्म। एक साइकिल किस स्पीड से आ रही थी? साइकिल आ रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, और आपको टक्कर मार दिया। अब बस आ रही है कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से, और आपको टक्कर मार दी, आप मर जाओगे। 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मर जाओगे। क्यों सर? स्पीड तो दोनों की सेम है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत इसके मास में, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो मतलब ये हो गया कि मास भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सब फिजिकल एक्सपीरियंसेस में। इस मास को हम कैसे बताएं? तो मास की अनविलिंगनेस को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज करती है, उस अनविलिंगनेस को हम कहते हैं इनर्शिया। लिखे इस बात को, द टेंडेंसी of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। और इसकी एक डेफिनेशन और मैं लिखा देता हूं, अनविलिंगनेस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। दूसरी बात, इनर्शिया हम 3 टाइप की बात करते हैं, समझना, ठीक है? ये आपको थ्योरी में लिखने के लिए बोलता है, ठीक है? पहला इनर्शिया कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई चीज मोशन में है तो इट विल ट्राई टू रिमेन इट्स मोशन। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। किससे मतलब ये कि आपने कभी देखा है कि आप अगर भाग करके आ रहे हो और कोई फिसलने वाली जगह हो, सामने कोई बंदा है, तो आप रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहती है। फिर आप भागोगे नहीं, फिर भी आप आगे तक घसीटते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी क्या है? मोशन में। ऐसा कई बार देखा होगा आपने। बस चल रही है, आप बस के ऊपर बैठे हुए, बस में एकदम से ब्रेक लगे और आप फॉरवर्ड लीन हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? मैं बताता हूं। आप जब बैठे हुए थे सीट पर, तो बस आगे जा रही थी, बस का फ्लोर आगे जा रहा था, बस की सीट भी बस से जुड़ी हुई है, तो सीट भी आगे जा रही थी, और सीट से आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन था और अपर पोर्शन था, ये सब आगे जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है। जैसे ही ब्रेक लगे, फ्लोर रुक गया, फ्लोर के साथ रुकी हुई जुड़ी हुई चेयर भी रुक गई, और आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन जो इसके साथ अटैच था वो भी रुक गया। इतना पोर्शन। बट ऊपर वाले पोर्शन को किसी ने नहीं बताया कि भाई रुकना है। तो आप
आगे की तरफ चले जाते हो, आगे वाला पोर्शन आगे चला जाता है। हाँ, अगर आगे आपने किसी को पकड़ रखा है तो आगे वाली सीट रुकेगी, तो आपके हाथ में उसको पकड़ रखा है तो आप भी रुक जाओगे। अगर आपने पकड़ नहीं रखा है, सिंपल ऐसे खड़े हो चुपचाप, और एकदम से बस आगे जाएगी, सपोज करो आप रुक, बस आगे जा रही है, आप बस के अंदर हो, बस रुकी, फ्लोर रुका, फ्लोर के साथ आपके पैर चिपके हुए, पैर भी रुक गया, बट ऊपर वाली बॉडी को किसी ने नहीं बताया तो वो थोड़ी सी आगे जाती है, फिर बॉडी के अंदर जो ये जो नसें ऐसे सब बंधी हुई हैं तो उससे आप बच जाते हो, इस वजह से आप आगे की तरफ लीन करते हो। इवन अगर आप एक चलती हुई बस में कूदते हो, समझना ये बस है, बस जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, आप बस के ऊपर थे, आप कूदे, आप जब हवा में आए हो तो हवा में आपकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। बस के ऊपर थे, बस की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, आपकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। आप बस से अलग हुए, हवा में आए, हवा में आपकी स्पीड कितनी है? ये जमीन है, हवा में भी आपकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। जैसे आप जमीन पर गिरे, आपके पैर जमीन के टच में आए, जमीन रुकी हुई थी, आपके पैर रुक गए, 0 स्पीड, बट ऊपर वाली बॉडी अभी भी 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आप आगे की बल गिरोगे फिर। तो ये सब होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप रुके हुए हो तो आप रुके रहना ही पसंद करोगे, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में देखो आप, सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखो आप रुके हुए हो ऐसे, बस के ऊपर खड़े हो, बस रुकी हुई है, बस एकदम से चल जाए तो बस आगे गई, बस का फ्लोर आगे गया और आपके पैर भी आगे चले गए, लेकिन आपके पीछे वाली बॉडी वहीं रहने की कोशिश करती है, इसलिए आप पीछे चले जाते हो, पैर आगे चले जाते हैं। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इवन एक ग्लास में ये एग्जांपल जनरली देते हैं, एक कॉइन को रखिए और इसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दीजिए और इस कार्डबोर्ड को ऐसे करके मारिए, आपने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया, कार्डबोर्ड में एक्सीलरेशन आया, ये आगे चला गया, लेकिन आपने सिक्के पे फोर्स नहीं लगाया था, सिक्का वहीं रह गया और कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, फिर वो नीचे चला जाएगा ग्रेविटी की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और जैसे कि सपोज करो ट्रेन आ रही है और आप खड़े हो, चलती हुई ट्रेन है, आप खड़े हो, आपने एकदम से ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन पकड़ोगे तो ट्रेन तो मोशन में है, आपकी अपर बॉडी उसके साथ मोशन में आ जाएगी, लेकिन पैर तो जमीन पर है, पैर तो रुके हैं, तो आप ऐसे करके ऐसे जाओगे फिर। तो ये सब होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कभी कभी आपने महसूस करा है या नहीं करा है, बहुत ज्यादा कर्वी रोड है, आप इस बस में बैठे हुए हो और बस जा रही है, मनाली का टूर है आपका, आप बैठे हो यहां पे, बस ऐसे जाती है और ऐसे मुड़ जाती है, बस का फ्लोर ऐसे जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, बॉडी का लोअर पोर्शन सीधे जाता है, मुड़ जाता है, अपर पोर्शन सीधे जाता है, बट मुड़ने के बारे में उसको कोई नहीं बताता। तो जब भी कोई चीज मुड़ती है तो लोअर पोर्शन तो उसके साथ साथ मुड़ जाता है, आपकी अपर बॉडी अभी भी कहती है कि मैं तो इधर जाऊंगी, तो ये तो इधर मुड़ जाता है और आपकी बॉडी ऐसे जाती है, तो आप बाहर की तरफ लीन आउट हो जाते हो। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें होती हैं इनर्शिया। किसका इनर्शिया ज्यादा होता है? जिसका मास ज्यादा होता है। लिख लीजिए ये सब, और ये सब एग्जांपल्स हैं जो आपको एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? बिल्कुल बना सकते हो, जो जो आपको चाहिए बनाने के लिए वो आप बना सकते हो। आइए सेकंड लॉ, उसी टेबल में लिखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी लॉ पे बनते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बनेंगे और सबसे टफ भी इसी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ क्या है? लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of an object
is equal to the applied force unbalanced on the object। लिखिए इसको, तो इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। हाँ सेकंड लॉ ही तो बोल रहा हूं मैं। नहीं सेकंड लॉ देखना, इस वाले में आ गया, मैंने कहा था उसी टेबल में इस वाले में। फर्स्ट लॉ तो खत्म हो गया, वो इधर था। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of an object is equal to the applied force on the object। डन। आइए अब यहां पर एक वर्ड आया है मोमेंटम, इसको समझना है। हेडिंग डालिए मोमेंटम, अलग से हेडिंग डालना मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से बताएंगे। पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी चीज इसका फॉर्मूला है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम निकालना आसान है। अब मैंने आपको बोला था कि एक रिक्शे वाला 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, एक ट्रक वाला 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, किसका मोमेंटम ज्यादा है? ट्रक वाले का। स्पीड तो 3 है बट मास ज्यादा है। मोमेंटम क्या बताता है? मोमेंटम इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है वो बताने के लिए मोमेंटम निकालते हैं, पहली चीज। और समझिए मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं वो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चेंज निकालना, जिन बच्चों को चेंज नहीं निकालना आता उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे कर सकते हैं फाइनल और इनिशियल। कि सर इनिशियल फाइनल मैं बताता हूं, इसमें आपको कंडीशन देता है, जैसे एक ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट से पहले का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, ब्लास्ट के बाद का मोमेंटम। कहता है कोई कोलिजन हो गया तो टक्कर से पहले का मोमेंटम, टक्कर के बाद का मोमेंटम। एक चीज दूसरी चीज पर टकरा गई, उससे चढ़ गई, उसके क्या बेटा है? क्या कह रहा है बेटा? अब चुप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक सिचुएशन देगा कि ये घटना हुई है, तो हमें क्या करना है? उस जैसे गन की फायरिंग, तो गन फायर करने से पहले का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, गन फायर करने बाद का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। क्लियर? फॉर एग्जांपल एक बॉल जा रही थी, इसका मास m है, इसकी स्पीड u है, आपने इसको बैट से हिट कर दिया, हिट बाय बैट, या एक दीवार है, समझना, ये बॉल जा रही थी, दीवार से टकराई और दीवार से टकरा करके वापस आ गई। आपसे बोलता है बताओ मोमेंटम, और वापस आते समय इसकी स्पीड u थी, मास तो वही। आप मुझे बता सकते हैं मोमेंटम में चेंज कितना हुआ?
निकालना। एक बॉल वॉल से टकरा करके सेम स्पीड से वापस आ गई, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? अगर देख आप कह रहे हो कि बॉल के मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज 0, यानी कि मैं ये कह दूं कि बॉल पे कोई फोर्स नहीं लगा है। क्या एक बॉल दीवार से टकराती है तो बॉल पे फोर्स नहीं लगता है? हाँ भाई राहुल, लगता है नहीं लगता है? अगर बॉल पे फोर्स लगा है तो बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि फोर्स लग जाए मोमेंटम चेंज ही ना हो, ऐसा नहीं होता। देखिए अब मैंने आपको, आप क्यों नहीं निकाल पाए, इसकी वजह है ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये बॉल इस स्पीड से इधर जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो मैंने एम यू मान लिया। जब ये टकरा करके वापस आई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो डायरेक्शन जब ये वापस आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम यू। डायरेक्शन चेंज हो गई ना, अपोजिट हो गई। तो अब मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इस केस में इसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है -2mu। लिख लीजिए ये। तो अगर किसी चीज की कोलिजन के बाद में डायरेक्शन बदल जाए, अपोजिट हो जाए, तो मोमेंटम बहुत ध्यान से निकालना। बच्चे यहां पर ही गलतियां करते हैं, उनके वही आता है जो 0 आया था राहुल के। आइए और समझते हैं। एक बॉल u स्पीड से जा रही थी, इसका मास है 10 किलोग्राम, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। चलो छोड़ो यार। और मैंने इस बॉल पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाया जिससे इसका मोमेंटम m इंटू वी हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? m v माइनस एम यू। बोलो होगा नहीं होगा? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कि मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। इसमें इसने डायरेक्शन नहीं बदली, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। फाइनल मोमेंटम मेरे पास आ गया m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है m इंटू यू। हेडिंग डालिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा सुनो इधर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी सही है, बट एनसीईआरटी कहती है यहां पे प्रोपोर्शनल बोलो आप, तो ठीक है प्रोपोर्शनल बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है आइए, मुझे क्या बेटा, सिर्फ ये जो इक्वेशन लिखाई थी ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल कर देना, एनसीईआरटी ऐसा बोलती है बस। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हमें मैथमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बताना है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन एक्सटर्नल फोर्स
its speed, its velocity become v, और अब इसकी स्पीड हो गई है v। क्लियर? अब समझना, सेकेंड लॉ कहता है इन t टाइम, और इसमें टाइम लगा है, इसको t। सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। क्लियर? चलो देखते हैं। तो पहले मैं निकालता हूं चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है आदित्य? m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू। तो मैंने चेंज निकाल दिया। अब कहता है रेट भी निकालो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट का मतलब इसको टाइम से डिवाइड कर दो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? एम वी माइनस यू। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? टी कितने टाइम में हुआ। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, force applied is directly proportional to the rate of change in momentum, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुटअप कर दो। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, इसकी वैल्यू होती है 1। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया है। तो मैं यहां पे दो बातें लिखूंगा, अब मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, ठीक है। Here k is equals to 1 and acceleration, बताइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी को आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, इसको आप एक्सेलरेशन लिख दो और k की वैल्यू 1 रख दो। सो फोर्स हो गया m इंटू ए। तो ये रहा फोर्स का फॉर्मूला जो हमने अभी तक यूज करा है, और ऐसे निकलता है। लिख लीजिए। ओके, एक और छोटा सा हेडिंग लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। नहीं, हाँ, नए पन्ने पे। डेराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन with the help of second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी था, याद कीजिए, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स on an object is 0, m हो गया v माइनस यू अपॉन टी, टी इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, यानी कि एम यू इज इक्वल टू एफ वी। मतलब क्या निकला कि किसी भी बॉडी की स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। कब? अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं होती है। अगर वो रेस्ट पर है, अगर वो स्टार्टिंग में यू को बोलूं कि रेस्ट पे था, तो यू की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो फाइनल भी वेलोसिटी क्या आएगी? 0। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। अगर स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड है तो फाइनल भी कितना है?
10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। सो दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ मींस, velocity of an object does not change if external force is 0. This is first law of motion. और आप फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हो चाहो तो यहां पे, कि an object will try to remain in its initial condition if until unless it experience external force। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख देना अपने लाइनों में। फर्स्ट लॉ, ये प्रूफ हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ। देखो इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करो सेकंड लॉ से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगता है, बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब? जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है, यही है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था मेरा, उसकी जो इक्वेशन थी उसमें फोर्स को जीरो कर दिया मैंने, और कुछ नहीं करा। फोर्स को जीरो करा, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, वो भी जीरो हो गया। फिर मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया और इसको इधर ले आया। अब मुझे ये पता लग गया कि इनिशियल स्पीड किसके बराबर है, फाइनल इनिशियल स्पीड। मैं कहता हूं इनिशियल स्पीड थी नहीं, इनिशियल स्पीड 0 थी, तो फाइनल कितनी आएगी, 0। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लो है ना कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। अब चाहे वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, इनिशियल भी फाइनल, फाइनल भी फाइनल, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। अगर वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से तो फाइनल स्पीड भी कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। कब? जब उसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यही तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब ये जो सेकंड लॉ को एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, हम उस एग्जांपल को समझते हैं। देखो सेकंड लॉ है क्या, सेकंड लॉ है मां। आपके पास मां है और सिर्फ इस एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिख देना और आपकी मां बॉक्स में बंद हो गई। क्लियर? अब क्या बोलता है, एग्जांपल समझिए। एक बॉल आ रही है बहुत तेज स्पीड से, ये आ रही है 50 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल आ रही है, आपने कभी देखा है एक बॉल को कैच कैसे करते हैं बॉलर या जो फील्डर होते हैं? बॉल आती है, ऐसे कैसे कैच कर लिया, यू खत्म होगी कैच। बॉल को पकड़ करके हाथ पीछे की तरफ आता है और फिर कैच होता है। ऊपर से कोई बॉल आई तो ऐसा नहीं कि बॉल आई लो कैच होगी खत्म, नहीं। ऊपर से बॉल आ रही है, वो हाथ बॉल के साथ में नीचे आएगा और फिर रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? हाथ नीचे ला करके क्या मिल जाता है इनको, मैं बताता हूं। आपका बॉल 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और आपने यहां, मेरे से हाथ वाथ नहीं बनेगा है ना, आपने यहां इसको कैच करा। कैच करते ही आपने हाथ को वहीं पे रखा है, ठीक है, और आपने इसकी स्पीड कर दी 0। फाइनल स्पीड तो इसकी 0 ही होनी है। और आपने ये काम कर दिया 0.01 सेकंड में। ये फर्स्ट केस है, जब आपने हाथ को वहीं का वहीं रखा, हाथ को बिल्कुल भी पीछे नहीं लाए, 0.01 सेकंड में आपने उसकी स्पीड 0 कर दी। सेकंड केस, मास का इसका वजन मान लेना आधा किलो की बॉल है, समझना। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको बॉल पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि इसकी स्पीड 0 हो जाए? अभी बॉल का मास कितना है, कैलकुलेट फोर्स ऑन बॉल। चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक बॉल, आधा किलो की बॉल आपके हाथ से टकरा करके 0.01 सेकंड में इसकी 50 मीटर की स्पीड 0 मत हो गई, तो आपने कितना फोर्स लगाया बताइए? डायग्राम बना करके लिखिए इसको और मुझे बताइए कितना फोर्स लगा होगा। आइए
बॉल पे फोर्स निकालना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बॉल का मास आधा किलो, बॉल की फाइनल स्पीड, ये इनिशियल है तो ये फाइनल 0। हाँ बेटा, ओके। टाइम कितना लगा? 0.01। कितना आ गया ये? -2500 न्यूटन। क्लियर है? समझना, आपको इतना फोर्स लगाना पड़ गया बॉल को रोकने में। अब इसी केस को दोबारा देखते हैं। ये बॉल आई आधा किलो की, टकराई और इसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड से। अब आप हाथ पीछे ले आए और बॉल की स्पीड 50 से 0 मीटर पर सेकंड कर दी और इसमें आपको लग गया 2 सेकंड। फाइंड फोर्स ऑन द बॉल। ओके, देखिए क्या चेंज करा आपने दोनों में, किस चीज को अलग कर दिया? टाइम। टाइम हल्का सा आपने बढ़ा दिया हाथ को पीछे खींच करके, जिससे आप जो बॉल पे फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कितना कम हो गया? कहां 2500 न्यूटन का, कहां 12.5 न्यूटन का, सिर्फ 2 सेकंड का अंतर था। इसीलिए बॉल को कैच करते समय हाथ नीचे लाया जाता है। अब एक बात और बता दूं, हालांकि पढ़ाई नहीं है और ना बुक में लिखी इन्होंने, आपने ये फोर्स किस पे लगा है? फोर्स ऑन बॉल बाय अस या बाय फील्डर। सही बात है? ये भी क्या है? फोर्स ऑन बॉल बाय फील्डर। न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स आपने किसी पर लगाया है उतना ही फोर्स आप पे लगेगा। मैंने अगर इस दीवार को 10 न्यूटन का फोर्स दिया है तो इस दीवार ने मुझे भी 10 न्यूटन का फोर्स दिया है। मेरा है एक्शन और उसका है रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कभी भी नेचर में सिंगल फोर्स नहीं मिलता, हमेशा फोर्स पेयर में होता है। एक एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन है। आप किसी को थप्पड़ मारोगे, जितना तेज आपने उसके गाल पे मारा है उसका गाल उतना ही तेज आपके भी हाथ पे मारेगा, बट उसका गाल सॉफ्ट है, वहां की मसल सॉफ्ट है, इसलिए वहां पे डैमेज ज्यादा होगा, इसलिए उसको दर्द ज्यादा होगा। और आपके हाथ की मसल्स स्ट्रांग है, आपको दर्द नहीं होगा। तो हमेशा हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। अगर आपने बॉल पे 2500 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो बॉल ने आप पे कितना लगाया होगा? 2500 न्यूटन। इसीलिए आपके हाथ की हड्डियां टूटने की गारंटी है। अगर आपने ऐसा का ऐसा ही करा तो यहां उंगली टूट जाएगी, ये टूट जाएगी। इसीलिए बॉलर कभी भी कैच करते समय इसको ऐसा का ऐसा नहीं करते, हाथ को नीचे करते हैं। हाथ को नीचे करने में टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने से बॉलर के हाथ पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, और वो बॉलर की हड्डियां टूटने से बच जाती है। लिखिए इस बात को, लिखिए इस बात को। इन दिस केस fielder increases the time to catch to stop the ball, increases the time to stop the ball। और ये क्या है तो फोर्स, बाकी ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल डिक्रीजेस, hence force applied on the ball or
force experienced by the fielder hand decreases and palm of the fielder doesn't hurt, इसलिए बॉलर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, तो टाइम बढ़ाने से फोर्स कम हो जाता है। इसी तरह से जब आप किसी ओलंपिक में हाई जंप देखते हो या कोई किसी पे ऊपर से नीचे कूदता है तो जमीन पे नहीं कूदा देते उसको, जमीन पे कूदा देंगे तो वो ऊपर से आया 10 मीटर पर सेकंड से जमीन से टकराते ही जीरो होगी उसकी स्पीड। तो जैसे ही उसका टाइम कम लगेगा, क्योंकि जमीन तो वहीं की वहीं है ना, ये मानो ये बॉल है, आप नहीं हो, आप कूदे ऊपर से बॉल की तरह, और जैसे जमीन से टकराए आपको टाइम कम लगा, फोर्स ज्यादा लगा, आपकी हड्डियां टूट गई। अब वहां पे जमीन हटाइए, जमीन हटा करके रेत डाल दीजिए बहुत सारी। अब रेत में क्या है कि जब आप रेत में जाते हो, कूदे हो आप रेत में, तो रेत में थोड़ा अंदर तक धंस जाओगे आप, तो यहां से यहां जाने में 2-3 सेकंड लग जाएगा आपको, टाइम बढ़ गया, आपका फोर्स कम हो गया, आप बच गए। पानी में कूदोगे नहीं लगेगी, जमीन में कूदोगे फूट जाओगे। इवन अगर एक बर्फ की सिल्ली है और मैं कराटे किड हूं, तो बर्फ की सिल्ली को कैसे तोड़ते हैं? ऐसे नहीं कि यूं मारा और मार करके उसको टच करके रखा है, नहीं, उसको तुरंत मार करके हटा लेते हैं हाथ। जितने कम टाइम में आपने फोर्स लगाओगे, हाई फोर्स कम से कम टाइम में लगाइए, जैसे टाइम कम होगा आपका फोर्स बढ़ जाएगा, बर्फ की सिल्ली टूट सकती है। तो इस तरह के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आप ये बात याद रखना कि जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें अप्लाइड फोर्स कम लगेगा, और जिसमें टाइम कम लग रहा है उसमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगेगा। ये चीजें ध्यान में रख करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लेना, पेज नंबर 120, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, और ये इनर्शिया वाला टॉपिक भी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे, ठीक है, चलिए।